नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंपनी लॉ पेपर 2 के एमसीक्यूज को। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संचालक नियुक्त किया जा सकता है फर्म को, संघ को, निगमित संस्था को या व्यक्ति को? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संचालक कभी भी किसी व्यक्ति को ही निर्धारित किया जा सकता है। कोई फर्म, संघ या कोई संस्था जो है संचालक के रूप में काम नहीं कर सकती है एक कंपनी के लिए। अगला प्रश्न है, संचालकों की संख्या में वृद्धि के लिए स्वीकृति प्राप्त करनी होती है केंद्रीय सरकार की, रजिस्ट्रार की, अधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल की या संचालक मंडल की? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि किसी कंपनी को संचालक की संख्या बढ़ानी है तो केंद्रीय सरकार से अनुमति प्राप्त करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति आवश्यक नहीं है यदि संचालकों की संख्या 15 से अधिक नहीं है, 3 से अधिक नहीं है, 2 से अधिक नहीं है या 10 से अधिक नहीं है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि किसी कंपनी में 15 संचालक तक हैं तब सरकार से कोई अनुमति नहीं चाहिए। यदि 15 से अधिक संचालक कोई कंपनी रखना चाहती है तो संचालक बढ़ाने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक हो जाती है। अगला प्रश्न है, संचालकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या निर्धारित की जाती है प्रविवरण द्वारा, पार्षद सीमा नियम द्वारा, पार्षद अंतर नियम द्वारा या साधारण प्रस्ताव द्वारा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संचालकों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या को पार्षद अंतर नियम में निर्धारित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति इससे अधिक कंपनियों का संचालक नहीं हो सकता है 1, 5, 10 या 20? तो एक व्यक्ति अधिक से अधिक 20 कंपनियों में संचालक के पद पे काम कर सकता है। इससे ज़्यादा कंपनियों में वो संचालक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, एक पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने संचालक हो सकते हैं 3, 5, 10 या 15? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी भी कंपनी में जो पब्लिक कंपनी है उसमें कम से कम 3 संचालक होने जरूरी हैं। अगला प्रश्न देखिए, पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनियों में कम से कम संचालक होने चाहिए एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि पब्लिक कंपनी के अलावा अन्य कोई भी कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 संचालक होने चाहिए, यानी प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे। और एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर, क्योंकि एक व्यक्ति कंपनी में संचालक भी एक ही होता है। अगला प्रश्न है, लघु अंशधारक का तात्पर्य ऐसे अंशधारक से है जो 10,000 रुपये या उससे कम अंकित मूल्य के अंश रखता है, 12,000 रुपये या उससे अधिक अंकित मूल्य के अंश रखता है, 10,000 रुपये या उससे अधिक अंकित मूल्य के अंश रखता है या 20,000 या उससे कम अंकित मूल्य के अंश रखता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 20,000 रुपये या उससे कम के अंकित मूल्य वाले शेयरधारकों को लघु अंशधारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कंपनी के संचालक को नहीं जाना जाता है अभिकर्ता के रूप में, न्यासी के रूप में, अंशधारकों के अभिकर्ता के रूप में या कंपनी के अंग के रूप में? तो देखिए, कंपनी का संचालक कंपनी के अभिकर्ता के रूप में भी काम करता है, न्यासी के रूप में भी काम करता है और कंपनी के अंग के रूप में भी काम करता है, लेकिन ये अंशधारकों के अभिकर्ता का काम नहीं करता है। ठीक है, ये शेयर होल्डर्स का एजेंट नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है पार्षद सीमा नियम के हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, संचालक मंडल द्वारा या इन सभी के द्वारा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि इन सभी के द्वारा संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है, संचालक का कर्तव्य आधारित है अंतर नियम पर, कंपनी अधिनियम पर, न्यायाधीशों के निर्णय पर या इन सभी पर? तो देखिए, संचालक के जो कर्तव्य होते हैं वो अंतर नियम पर भी आधारित होते हैं। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत भी संचालकों के कुछ कर्तव्य बनाए गए हैं। इसके अलावा अलग अलग समय पे अलग अलग केसों में न्यायाधीशों ने भी
यानी जजेज ने भी बहुत सारे कर्तव्य संचालक के निर्धारित किए हैं, तो इन सभी पर आधारित है संचालक का कर्तव्य, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचालक का पारिश्रमिक बढ़ाने की अनुमति देती है अधिकरण, केंद्रीय सरकार, रजिस्ट्रार या संचालक मंडल। तो देखिए, संचालकों का वेतन बढ़ाने का अनुमति केंद्र सरकार देती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचालक को हटाया जा सकता है अंशधारकों के द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, अधिकरण या ट्रिब्यूनल द्वारा, या इन सभी के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी लोग संचालकों को हटा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचालकों के अवकाश ग्रहण करने की आयु है 60 वर्ष, 58 वर्ष, 65 वर्ष या निर्धारित नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है, कंपनी के प्रति संचालक का दायित्व बनता है लापरवाही बरतने के लिए, प्रन्यास तोड़ने के लिए, कपट के लिए या इन सभी के लिए। तो देखिए, संचालक का दायित्व तो इन सभी के लिए है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। चाहे वो कोई लापरवाही बरतता हो या कोई ट्रस्ट तोड़ता हो, कोई किसी तरीके का कपट करता हो, ये सभी संचालकों के दायित्व में आते हैं। अगला प्रश्न है, संचालक मंडल में आकस्मिक रिक्ति का कारण नहीं है मृत्यु, अवकाश, दिवालियापन या त्यागपत्र। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संचालक की आकस्मिक रिक्ति अवकाश की वजह से नहीं होती है। यदि कोई संचालक की मृत्यु हो जाती है, वो दिवालिया हो जाता है, या वो अपना इस्तीफा यानी त्यागपत्र दे देता है, तब आकस्मिक रिक्ति की स्थिति पैदा होती है। अगला प्रश्न, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार नियुक्ति पाने वाले संचालकों की संख्या होती है कम से कम 2/3, कम से कम आधी, कम से कम 1/3 या प्रणाली लागू नहीं है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर कम से कम 2/3 संचालकों की नियुक्ति होती है। अगला प्रश्न है, संचालक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कंपनी अपना कारोबार संभालने के लिए नियुक्त करती है, परंतु ये कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। यह किस वाद में कहा गया है? जयेश रमणीक लाल दोषी बनाम कार्बन कॉरपोरेशन, रामचंद्र एंड सन्स बनाम कन्हैया लाल, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, या गोपाल खेतान बनाम राज्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रामचंद्र एंड सन्स बनाम कन्हैया लाल नाम का एक वाद हुआ था, एक केस हुआ था, जिसमें ये बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, इनके द्वारा भी संचालक नियुक्त किया जा सकता है कंपनी को ऋण देने वाला व्यक्ति, फाइनेंस कॉरपोरेशन, बैंकिंग कंपनी, या ये सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अलग अलग लोगों के लिए प्रावधान बने हुए हैं और संचालकों की नियुक्ति इन लोगों के द्वारा भी की जा सकती है। अगला प्रश्न है, संचालक के लिए कंपनी के कम से कम कितना अंश लेना आवश्यक है? एक भी नहीं, 50, 100 या 1000। तो देखिए, एक संचालक के लिए ज़रूरी ही नहीं है कि वो कोई अंश भी ले। तो एक भी अंश यदि कोई व्यक्ति नहीं लेता है तो भी किसी कंपनी का संचालक बन सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाभ का पद ग्रहण करने के लिए आवश्यक है विशेष प्रस्ताव, साधारण प्रस्ताव, केंद्रीय सरकार की लिखित स्वीकृति, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लाभ का पद ग्रहण करने के लिए विशेष प्रस्ताव में इसे पास कराना पड़ता है। अगला प्रश्न है, लाभ का पद ग्रहण करने से संबंधित नहीं है प्रबंध संचालक, प्रबंधक, अंशधारक या बैंकर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक अंशधारक जो है लाभ का पद हासिल करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए लाभ के पद की बात आती है कंपनी के केस में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रबंध संचालक की परिभाषा निम्नलिखित में से दी गई है धारा 254 में, धारा 213 में, धारा 262 में, या धारा 23 में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रबंध संचालक की परिभाषा कंपनी अधिनियम की धारा 254 में दी गई है। अगला प्रश्न है, प्रबंध संचालक को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं
कंपनी के साथ करार द्वारा, कंपनी के संचालक मंडल द्वारा, कंपनी के पार्षद सीमा नियम के द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन सभी के द्वारा प्रबंध संचालक को अलग अलग किस्म के अधिकार दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, एक पब्लिक कंपनी में पूर्णकालिक संचालक की नियुक्ति के लिए आवश्यक है सेबी का अनुमोदन, रजिस्ट्रार का अनुमोदन, अधिकरण की स्वीकृति या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक पब्लिक कंपनी में पूर्णकालिक संचालक के लिए रजिस्ट्रार सेबी या अधिकरण की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अधिक से अधिक प्रबंध संचालक हो सकता है 15 कंपनियों का, 10 कंपनियों का, 3 कंपनियों का या 2 कंपनियों का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कंपनियों में प्रबंध संचालक के पद पर कार्य कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक कंपनियों का संचालक हो सकता है केंद्रीय सरकार की आज्ञा से, रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, संचालक मंडल के प्रस्ताव द्वारा या अंशधारकों की इच्छा से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केंद्रीय सरकार की आज्ञा से। अगला प्रश्न है, प्रबंध संचालक के कार्यकाल की अवधि क्या होती है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। तो देखिए, प्रबंध संचालक एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बार प्रबंध संचालक के कार्यकाल की अवधि समाप्त होने पर उसे पुनः नियुक्त किया जा सकता है 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए या आजीवन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि एक बार 5 साल की अवधि पूरी हो गई तो उस प्रबंध संचालक को पुनः जो है अगले 5 साल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया जाता है कंपनी के अंतर नियमों द्वारा, कंपनी के साधारण सभा के प्रस्ताव द्वारा, रजिस्ट्रार के अनुमोदन द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो देखिए, प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक कंपनी के अंतर नियमों के अंतर्गत किया जाता है और कंपनी के साधारण सभा के प्रस्ताव द्वारा किया जाता है, लेकिन इसमें रजिस्ट्रार के अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि रजिस्ट्रार के अनुमोदन द्वारा पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंशधारी सम्मिलित हो सकता है विशेष सूचना वाली सभाओं में, वार्षिक साधारण सभा में, असाधारण सभा में या इन सभी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये अंशधारी इन सभी में सम्मिलित हो सकता है। अगला प्रश्न है, साधारण सभा की नोटिस की अवधि क्या है 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 28 दिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, किसी भी साधारण सभा के कम से कम 21 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, नोटिस पाने का अधिकारी है कंपनी का प्रत्येक अंशधारक, कंपनी का अंकेक्षक, कंपनी का प्रत्येक संचालक या ये सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी नोटिस पाने के लिए अधिकारी हैं, अंशधारक भी, अंकेक्षक भी और हर एक संचालक भी। अगला प्रश्न है, 6000 सदस्यों वाली पब्लिक कंपनी की सभा में गणपूर्ति की संख्या है 3, 4, 30 या 6। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 6000 सदस्यों की पब्लिक कंपनी में गणपूर्ति की संख्या 30 के बराबर होगी। इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो इसका नियम ये है कि यदि किसी कंपनी में 1000 या उससे कम सदस्य हों तो 5 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए यानी कोरम पूरा करने के लिए आवश्यक है। यदि सदस्यों की संख्या 1000 से लेकर 5000 के बीच में है तो ऐसे केस में 15 सदस्यों की संख्या कोरम पूरा करने के लिए मानी जाएगी, गणपूर्ति के लिए मानी जाएगी। और यदि 5000 से अधिक मेंबर हैं किसी कंपनी में तो गणपूर्ति की संख्या 30 मानी जाएगी। तो 6000 सदस्यों वाली कंपनी में 30 लोग कम से कम उपस्थित होंगे तब गणपूर्ति यानी कि कोरम पूरा माना जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर प्राइवेट कंपनी की सभा में गणपूर्ति की संख्या है 2, 3, 4 या 5।
तो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है। तो प्राइवेट कंपनी में गर्भपूर्ति के लिए कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए और ये नियम एक व्यक्ति कंपनी पर लागू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सभा के अध्यक्ष का अधिकार नहीं है। अतिरिक्त वोट देना, वक्ताओं के क्रम निर्धारित करने का अधिकार, सभा स्थगित करने का अधिकार या सभा की कार्यसूची तैयार करने का अधिकार। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सभा की कार्यसूची तैयार करने का काम सभा के अध्यक्ष का नहीं होता है, बाकी तीनों काम अध्यक्ष के होते हैं, यानी अधिकार होते हैं। अगला प्रश्न है, बहुमत के नियम से संबंधित प्रमुख वाद कौन सा है? सालोमन बनाम सालोमन, फॉस बनाम हार्बॉटल, डेमलर कंपनी लिमिटेड बनाम कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फॉस बनाम हार्बॉटल। इस वाद में बहुमत के नियम के संबंध में विवाद हुआ था। यह वाद बहुमत के नियम से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फॉस बनाम हार्बॉटल नियम यानी बहुमत के नियम का अपवाद क्या है? कंपनी के अधिकारातीत कार्य, विशेष बहुमत के द्वारा किए जाने वाला कार्य, अल्पसंख्यक सदस्यों के प्रति कपटपूर्ण कार्य या ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी बहुमत के नियम के अपवाद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दमनकारी आचरण एवं कुप्रबंधन माना जाता है कपटपूर्ण संव्यवहार, कंपनी के हितों के प्रतिकूल प्रबंध, कंपनी की संपत्ति का दुर्विनियोग या ये सभी। तो देखिए, ये सभी कार्य जो है दमनकारी आचरण या कुप्रबंधन माना जाता है। अगला प्रश्न है, दमनकारी आचरण एवं कुप्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है कंपनी का प्रबंध करने के लिए संचालकों के पास वैध प्राधिकार का अभाव, कंपनी के कारोबार को नष्ट करने के लिए बहुसंख्यक अंशधारियों द्वारा नियंत्रण की शक्ति का उपयोग, प्रबंधकों द्वारा लापरवाही किया जाना या फिर किसी अंशधारक को मताधिकार से वंचित करना। तो देखिए, बाकी सारे कार्य दमनकारी आचरण और कुप्रबंधन में आएंगे, लेकिन प्रबंधक द्वारा कोई लापरवाही की जाती है तो ये दमनकारी आचरण और कुप्रबंधन में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, दमनकारी आचरण एवं कुप्रबंध को रोकने के लिए निम्न के पास शक्ति है? अधिकरण के पास, केंद्रीय सरकार के पास, अंशधारकों के पास या ये सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, कंपनी का समापन होता है विधि द्वारा, संचालक द्वारा, निस्तारक द्वारा या रजिस्ट्रार द्वारा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विधि यानी कि कानून के अंतर्गत ही कंपनी का समापन होता है। अगला प्रश्न है, कंपनी के समापन की विधि है अधिकरण द्वारा, सेबी द्वारा, न्यायालय द्वारा या इन सभी के द्वारा। तो वर्तमान में नए कानून के अंतर्गत कंपनी के समापन की विधि ये है कि अधिकरण द्वारा ही कंपनी का समापन हो सकता है, बाकी सेबी, न्यायालय आदि के द्वारा इसका समापन नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, अधिकरण द्वारा समापन का आधार है कंपनी का विशेष प्रस्ताव, ऋणों के भुगतान करने की असमर्थता, सदस्यों की न्यूनतम संख्या कम होना, ये सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ये सारे रीजन हो सकते हैं, सारे आधार हो सकते हैं जिनके आधार पर अधिकरण समापन का आदेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, परामर्श समिति में अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं 6, 12, 15 या 20। तो परामर्श समिति में सदस्यों की संख्या की सीमा है 12, यानी मैक्सिमम 12 मेंबर होंगे। अगला प्रश्न है, निस्तारक की नियुक्ति की सूचना देनी पड़ती है अधिकरण को, केंद्र सरकार को, रजिस्ट्रार को या संचालक मंडल को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, निस्तारक के नियुक्ति की सूचना रजिस्ट्रार को दी जाती है। अगला प्रश्न है, निस्तारक का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है परामर्श समिति द्वारा, लेनदारों द्वारा, अधिकरण द्वारा या ये सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी लोग मिलजुल कर फैसला लेते हैं। अगला प्रश्न है, अधिकरण कंपनी का समापन उचित एवं न्यायपूर्ण समझता है जब कंपनी में निरंतर घाटा होने पर,
कंपनी का उद्देश्य कपटपूर्ण होने पर, कंपनी की पूंजी नष्ट हो जाने पर या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन तीनों परिस्थितियों में अधिकरण कंपनी के समापन को उचित और न्यायपूर्ण मानता है और इसकी अनुमति दे देता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।